दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। बिहार के मुद्दे पर ये छोटी सी वीडियो रहेगी। बिहार में एक के बाद एक जो है चीजें अपने हम सबके सामने ऐसे आ रही हैं जिसको ठीक से जांचना परखना समझना बहुत जरूरी है। आज बात करने वाले हैं हम आर.के. सिंह साहब की। आर.के. सिंह साहब जो कि पुराने नौकरशाह 2013 तक वो सरकार में थे, केंद्र सरकार में थे, उस समय की यूपीए सरकार में थे और 2011 से अगर मुझे ठीक से याद है तो 2011 से 2013 11 12 13 3 साल तक वो केंद्रीय गृह सचिव थे मतलब कि कैबिनेट होम सेक्रेटरी थे वो। ये बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पावरफुल ओहदा होता है। उस पद पर वो यूपीए पार्ट 2 सरकार में 3 साल तक रहे और उसके बाद वो भाजपा में जुड़े। भाजपा में जुड़ने के बाद उनको तुरंत जो है मतलब 2017 में मुझे ठीक से याद है कि उनको स्वतंत्र प्रभार मिला ऊर्जा मंत्री का। 2019 में भी वो जीते आरा लोकसभा की जो बैठक है बिहार में, वहां से दूसरी बार। और फिर उनको वो जो स्वतंत्र प्रभार था उनका ऊर्जा का वो तो कंटिन्यू रहा और मेरे ख्याल से एक और एक्स्ट्रा जिम्मा भी जो है उनको स्वतंत्र प्रभार के तौर पर दिया गया था। लेकिन आर.के. सिंह साहब 2024 में चुनाव हार गए। उनके बारे में बताया जाता है कि बड़े ईमानदार निष्ठावान नौकरशाह रहे, बाबू रहे वो, और बड़े सख्त तरीके से जो है अपना काम करते भी थे और करवाते भी थे, ये भी उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन वही आर.के. सिंह ने अब पिछले 1 महीने से बिहार में आप मान लीजिए कि जैसे कि बगावत का बिगुल जो है वो बजा दिया है भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के खिलाफ। जम के वो जायसवाल साहब और ये सम्राट चौधरी साहब, ये सब जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। एक तरह से वो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर पांडे जी की जो मुहिम है उनमें बिल्कुल साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए कम था कि अब वो खुल के मैदान में आए हैं और कहा है कि 62,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी के मंत्रियों ने, नेताओं ने और सरकारी बाबुओं ने मिलके ऊर्जा के मामले में बिहार में कर डाला है। आज उस सब पर बात करेंगे। छोटी सी वीडियो में हम कोशिश करेंगे हर चीज आपको, हर एस्पेक्ट्स जो है वो आप तक हम रख पाए, है ना। अब उससे हड़कंप बच गया है। अब आर.के. सिंह साहब जो कि जब बीजेपी में जुड़े थे तब की भी हम आपको जो है उनकी बाइट सुनाएंगे। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और क्या मजबूती से उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा था। और उसके बाद भाई वो लोकसभा में लड़े, 2014 में आरा से जीते, 17 में उनको मंत्री पद मिला जो 24 तक चालू रहा। उसके बाद वो हार गए और हारने के बाद उनके तेवर जो है वो बदले बदले से नजर आते हैं। हम समझना ये चाहते हैं कि ये आर.के. सिंह जो है उनका जमीर जाग उठा, उनका भरम टूट गया इस पार्टी को लेकर, या तो फिर उनका ईगो जो है वो कहीं हर्ट हो गया। वही ठाकुर हैं, अब क्षत्रिय समाज से आते हैं, मान सम्मान का मामला रहता है, तो जो मान सम्मान उनका रखा जा रहा था 2024 तक, वो अगर शायद उसमें कोई कमी आ गई हो तो ये भी हो सकता है कि ठाकुर साहब जो है कुछ थोड़ा उनका जो है वो गुस्सा उनका निकल फूटे। हम आपको ये बताना चाहते हैं, थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता दें आर.के. सिंह साहब के बारे में। जो दर्शक बिहार के हैं वो तो शायद जानते होंगे, जो बिहार से नहीं है उनको बता दें कि ये जो आर.के. सिंह साहब हैं वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, जैसे मैंने कहा, है ना। और उनका पूरा नाम राजकुमार सिंह है और ये भारतीय नौकरशाह के रूप में उनको जाना जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे गृह विभाग के, जब वो कैबिनेट सचिव थे, जब वो सरकार में नौकरशाह के तौर पे थे। 14 से 24 तक वो रहे मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। और वो
जो उनको इसलिए भी याद किया जाता है कि जब अडवाणी साहब निकले थे रथ यात्रा लेके अयोध्या पहुंचने के लिए, हमारे सोमनाथ से निकले थे, आपको याद होगा, तो वहां उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी, वो गिरफ्तारी करने का ऑर्डर तब लालू प्रसाद यादव की सरकार ने ये आर.के. सिंह साहब को दिया था। और वो इसलिए दिया था क्योंकि वो जब ये घटना घटी थी 30 अक्टूबर 1990 को, तो आर.के. सिंह साहब उस समय पटना में बिहार सरकार के रजिस्ट्रार और सहकारिता के पद पर जो है वो तैनात थे, ठीक है। और समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का जब निर्देश दिया गया उनको, तो जो गुजरात से निकली, हमारी यहाँ से निकली हुई यात्रा थी, तो अयोध्या के लिए जानी थी और बिहार होते हुए जानी थी, तो वहां पे लालू ने उनके रथ को रोका और जो गिरफ्तारी का आदेश दिया वो आर.के. सिंह को दिया। और एक विशेष आदेश के जरिए आर.के. सिंह की जो उनका पद था उसको सशक्त बनाया गया, ताकि उस अथॉरिटी के आधार पर वो आडवाणी की गिरफ्तारी कर सके। और ये इतना गुप्त ऑपरेशन रखा गया था कि भाई वहां के तत्कालीन जो डीएम थे और एसपी थे, उनको भी नहीं पता था कि ये होने वाला है, ठीक है। नीतीश कुमार के एक बड़े करीबी रहे आर.के. सिंह साहब, है ना। 2000 जब पहला नीतीश कुमार की पहली टर्म रही 2004-5 से लेके, तो उसमें वो नीतीश कुमार के उस पहले टर्म के दौरान वो सड़क निर्माण विभाग में प्रधान सचिव के रूप में आर.के. सिंह साहब जो थे वो उन्होंने काम किया। और बिहार की सड़कों को, उसकी जो स्थिति है उसको सुधारने में बताया जा रहा है कि भी इनका बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान एक अफसर के तौर पे रहा। और उसके पहले वही आडवाणी जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया था 1999 से, जब उनकी सरकार बनी केंद्र में अटल जी की, तब आडवाणी जी ने, क्योंकि वो गृह विभाग देखते थे, तो आर.के. सिंह को आडवाणी जी ने 1999 से 2004 तक गृह विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में जिम्मेदारी देकर रखी हुई थी, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग करियर है उनका। वो फिर बताया जाता है कि ये रहे, और इतना ही नहीं, वो 2011 से 13 तक, मैंने कहा वो मेरी डेट सही, मैंने यहाँ चेक कर लिया, वो समय सही है, तब तक वो यूपीए पार्ट 2 सरकार में कैबिनेट होम सेक्रेटरी के तौर पे रहे। उन्होंने चिदम्बरम साहब के साथ भी काम किया और सुशील कुमार शिंदे के साथ भी काम किया। और सुशील कुमार शिंदे के साथ उनके मतभेद उस समय भी जो है वो सतह पे आ चुके थे। और आपको याद होगा कि उस समय नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उसी समय मतलब 2011 के ही करीब आसपास जो है, मेरे ख्याल से ये सीबीआई का जो स्पेशल उनकी जो टीम बनी थी, एसआईटी बनी थी राघवन साहब के नेतृत्व में, उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी थी दंगों को लेकर। और सद्भावना मिशन जो है वो मोदी साहब ने फिर शुरू किया था, और 13 में वो रिटायर्ड हुए और आगे फिर वो बीजेपी में। तो इस तरह का इनका करियर रहा है। अब जब वो बीजेपी में आए थे, तो पहले आप थोड़ा देख लीजिए कि जब जुड़ते वक्त उन्होंने पत्रकार परिषद में पत्रकारों के जो सवालों के जवाब दिए थे, वो बड़े सुनने लायक है। पहले आप वो देखें, और उसके बाद अब आर.के. सिंह पिछले 1 महीने से क्या बातें कर रहे हैं वो भी आप देखिए। पहले ये देख लीजिए। एक ऐसे जो कि साइडलाइंस पर, हाशिए पर बैठ करके कमेंट्री देते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसे जो कि सामने आकर के उसके स्थिति के बदलाव के लिए अपना कंधा लगाते हैं। मैं दूसरे कैटेगरी से हूँ। मैं शुरू से ही उसी कैटेगरी में रहा हूँ, और यह जो मैंने कदम लिया है बीजेपी को ज्वाइन करने का, यह उसी के क्रम में है। आप पूछेंगे बीजेपी क्यों? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि नेशनल इंटरेस्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है।
वो सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण भी नहीं। और दूसरी पार्टियां अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को सामने रख करके कई बार नेशनल इंटरेस्ट से बरखिलाफ निर्णय लेते हैं या नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बीजेपी नहीं करती है। ये हमारा जो ओरिएंटेशन है नेशनल इंटरेस्ट पर हार्ड लाइन, ये बीजेपी से मेल खाता है। जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है, हाँ, ये ऑडियो म्यूट था। अब यहां से सुनिएगा। अब जब करप्शन, वो बता रहे हैं कि एक तो नेशनल इंटरेस्ट में जो है बीजेपी और उनकी विचारधारा बिल्कुल मिलती है, और दूसरा आ रहा है मुद्दा करप्शन का। अब आपको याद होगा उस समय वो सब जो है, वो विनोद राय साहब ने, जो हमारे कैग के हेड थे, उन्होंने ये सब जो है कमियां निकाली थी कि भाई सीएजी में घोटाला, मतलब ये कोल गेट है, मतलब कि कोल की जो माइन है उसको आवंटित करने में घोटाला है, और ये 2G वाला घोटाला है, और ये घोटाला है, और वो घोटाला है। इस पर जो है पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था, आंदोलन भी खड़ा हुआ, अन्ना खड़े हुए, केजरीवाल पैदा हुए, और इन सब के चलते यूपीए 2 सरकार जो है बड़ी बदनाम हुई। निर्भया कांड भी हुआ था, और इनकी सत्ता गई, और बीजेपी और मोदी साहब सत्ता में आए। तो उस समय की बात है। तब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी और बीजेपी की विचारधारा एक समान है। इसको थोड़ा आप गौर से सुनिएगा, मैं सुनाता हूं आगे इसको। यह हमारा और बीजेपी का मेल खाता है। हम सबसे कंफर्टेबल इसी पार्टी में हैं, बीजेपी से मेल खाता है। जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है, यह हमारा और बीजेपी का मेल खाता है। हम सबसे कंफर्टेबल इसी पार्टी में हैं, और इसी पार्टी में यह जज्बा है, यह स्ट्रेंथ है कि वर्तमान जो करप्ट व्यवस्था, या वर्तमान में जो करप्शन चल रहा है, जो करप्ट सरकार है, उसको हटावे। इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मैं आपका योगदान रहेगा इसमें, और मैं देख रहा हूं कि बिहार से भी बहुत लोग आए हैं। उनको मेरा एक ही चीज़ कहना है कि मैं उसी हिसाब से काम करूंगा जिस हिसाब से आप मुझे देखते आए हैं 39 साल तक। मैं वही रहूंगा। और बीजेपी, आप ये बात मानिए कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे जैसे शख्स को, जो हमारे जैसे काम करता है, जिसको की जगह दे सकती है। अब जब जुड़े तब उनको लगता था कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो इनके जैसे शख्स को जगह दे सकती है। सुनिए आगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गलत बात। मैंने भगवा आतंकवाद की कभी बात नहीं की थी, वो शिंदे जी ने की थी। एक मिनट। और ना ही हमने हिंदू टेररिस्ट की बात की थी, वो भी शिंदे जी ने की थी। आप जाकर के रिकॉर्ड चेक करें। हमारा जितना बयान आप देखेंगे, उसमें बयान में यही है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, न तो हरा न भगवा, नंबर 1। जहाँ तक कि आडवाणी जी की गिरफ्तारी का सवाल है, तो ये जो ड्यूटी था, मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी गिरफ्तार किया है जबकि कांग्रेस सरकार रही है। जो ड्यूटी था वो ड्यूटी के समय में ड्यूटी हमने किया, और उसमें कई पार्टी के लोग विभिन्न अवसर पर, कुछ मंत्रीगण भी गिरफ्तार हुए। और आपको जानकारी नहीं होगी शायद, जो नए लोग हैं, कि उसके बाद आडवाणी जी गृह मंत्री बने तो उन्होंने ही एज गृह मंत्री हमारा सिलेक्शन किया है जॉइंट सेक्रेटरी, और हम यहाँ आकर के, जानते हुए कि मैं ही हूँ, यहाँ आकर के उनके साथ काम किए 5 साल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ, और जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादि, जो मैंने कहा था कि नेशनलिज्म पर हार्ड लाइन, ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नेशनलिज्म पर हार्ड लाइन लेते हैं, और उससे हमारा मेल खाता है। जी, आप कुछ और कह रहे थे। जी,
जी, आम आदमी पार्टी का एक ही ये कहना है कि वो ईमानदार है, राइट। ईमानदार, अगर कोई ईमानदार है, ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है सबसे कि वो ईमानदार है, पदाधिकारी हो चाहे नेता, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर कोई ईमानदार रहता है तो वो जनता पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, ईमानदारी तो एक्सपेक्टेड है। हाँ, आपका फिलॉसफी क्या है, ये फिलॉसफी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम चाहते हैं कि हाँ ये जो करप्ट ये पार्टी है जो कि राष्ट्रीय रिसोर्सेज को नीलाम कर रही है, कोल ब्लॉक्स हो या व्हाटएवर, CWDG हो, उनको हटाने का काम है, तो आम आदमी पार्टी भी ऐसी स्थिति में नहीं है, न ही फॉरसेबल फ्यूचर में ऐसी स्थिति में होगी कि उनको हटा सके। धन्यवाद। अब बताइए, सिंह साहब उस समय ये कह रहे थे कि भाई करप्शन को हटाने के मामले में भी उनका और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो मेल खाती है। और आप सब जानते हैं कि विनोद राय साहब ने अभी लोकसभा चुनाव जो पिछले गए उससे पहले इस बात को लेकर जो है वो स्वीकार किया कि भाई उन्होंने जो कहा था वो स्पेकुलेटिव था, जिन जिन घोटालों की बात की थी वो सच में हुए नहीं थे या साबित करने की स्थिति में वो नहीं थे, लेकिन उनको लगा कि ऐसा कुछ हुआ है इसलिए उन्होंने कह दिया था और फिर उन्होंने माफी भी मांगी। अब ऐसे इतने पढ़े लिखे और देश और प्रदेश की कमान संभालने में बरसों का अनुभव रखने वाले ऐसे अफसर भी ये मानने लगे थे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का उद्धार कर सकती है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो। लेकिन अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर, चलिए भ्रष्टाचार के बारे में सिंह साहब का भरम टूट गया, लेकिन क्या राष्ट्रवाद के मामले में वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए हैं? और अगर खड़े हुए हैं तो फिर भाई देखिए, एक आध मामला आपकी पार्टी का इधर उधर हो भी जाए तो इतना खुल के क्यों बोल रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, पहले तो ये सुन लीजिए आप। सही नहीं है, ये तेजस्वी भी ये बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं। तो ज्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा, तो ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? अब आप देख लें कौन कौन चेहरे हैं भाजपा के नेतृत्व में। भाजपा के नेतृत्व में एक चेहरा है सम्राट चौधरी जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप सम्राट चौधरी के बारे में तो जान चुके हैं, जनसुराज ने स्पष्ट कर दिया है कि हत्या के आरोपी रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद 10वीं पास नहीं है, जैसा कि जनसुराज ने कहा। तो ये तो अब आप समझ जाएंगे कि कितने उपयुक्त होंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरे कौन है नेता? दूसरे नेता हैं भाजपा के, जो कि यहाँ पर भाजपा का संचालन करते हैं बिहार में, वो है नित्यानंद राय। उन पर भी हत्या के 2 मुकदमे रहे हैं, अपहरण के भी मुकदमे रहे, तो वो भी उपयुक्त प्रतीत, वो तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हो गए। तीसरे हैं दिलीप जायसवाल जी, जो भाजपा के अध्यक्ष है। अब दिलीप जायसवाल पर भी हत्या का आरोप रहा है और एक माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज छीनने का आरोप रहा है। ये है भाजपा के कैंडिडेट्स। इसमें ये भी वैसे ही लोग हैं जैसे कि दूसरी तरफ राजद के हो। राजद का जो कैंडिडेट है, कम से कम उस पर हत्या इत्यादि का आरोप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का तो आरोप है। और पढ़े लिखे का तो खैर आप सुन ही लिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। अब ये सिंह साहब है, ये अभी कुछ समय पहले का बयान है इनका, कुछ मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले का बयान है शायद इनका। तो अभी भाजपा में ही है, ये कहीं पार्टी छोड़ के चले नहीं गए हैं। ना भाजपा ने इनको निकाला है, ना उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है, और ना किसी और पार्टी में वो गए हैं, है ना। अब एक और बयान सुनिए, जो अभी ताजा ये जो मोकामा की जो घटना हुई हत्याकांड की, उसके बाद का उनका बयान है, ये भी आप सुन ले। हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का।
बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहाँ पर मुकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका और इलेक्शन कमीशन का। तो हमको तो लगता है कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता कैसे है। अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये थमेगा नहीं। वो वैसे ही ये इलाका है, आपने सही कहा। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी भी रहा, कमिश्नर पटना भी रहा और गृह सचिव भी रहा बिहार का। वो इलाका है जिसको नियंत्रित करना आवश्यक है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि वो टाल इलाका है और रोड वगैरह भी बनाने में कठिन है, रोड की कमी रहती है, कुछ लॉलेसनेस की ओर टेंडेंसी है, उस पर कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। दो बाहुबली वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह की पत्नी, तो उसको लेकर भी वर्चस्व को लेकर वहां ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बाहुबली कहिए या डॉन कहिए, ये दोनों डॉन ही है। अनंत सिंह भी डॉन है और ये सूरजभान भी डॉन है। ये हम लोगों के सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़े बड़े डॉन बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, या इन्वेस्टिगेशन होता है तो गवाह सामने नहीं आते हैं। गवाह अगर पुलिस के सामने गवाही दे भी दे तो ट्रायल के समय सामने नहीं आते हैं। उनको ये बाहुबली लोग डरा देते हैं या पैसे से खरीद लेते हैं, और इसी कारण बाहुबली लोग अब नेता बन जाते हैं। इसको करेक्ट करना बहुत आवश्यक। अब ये इनको अब लग रहा है, अब ये 10 साल सांसद रहे, 2 टर्म जीते और 17 से 24 तक 7 साल तकरीबन 7 साल वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो तब क्या उनको ये सब चीजें जो है वो नहीं दिखाई दे रही थी? ये अनंत सिंह और सूरजभान और ये सब जो है अभी मतलब ताजा पैदा हुए डॉन तो है नहीं ये तो है कब से हैं, चुनाव भी लड़ते हैं कब से। तो ये अचानक से ये चीज आरके सिंह साहब को अब क्यों दिखाई देने लगी, तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? मैं ये इसलिए कह रहा हूं आपसे, या तो आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूं या कर रहा हूं कि देखिए, कितना भी अपने आप को ईमानदार कहने वाला शख्स जब राजनीति में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो अगर पैसों से नहीं तो मॉरली, नैतिकता के मामले में तो करप्ट हो ही जाता है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। इनकी छवि बड़ी सख्त नौकरशाह की रही, लेकिन राजनीति में आए तो तब ये सब जो अवगुण है, ये जो दुर्गुण है, ये जो खामियां हैं, ये इनको दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब दे रही है, क्योंकि अब वो आहत लग रहे हैं। मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था मेरी बिहार में, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, तो उनका कहना है कि आरा में जब वो हारे, ये 2024 का चुनाव, आरा और उनके बाजू में बगल में काराकाट 2 सीटें हैं, वो दोनों जो हैं वो क्षत्रिय बाहुल्य वाली सीटें हैं। तो आरा में वो हारे और बगल में उपेंद्र कुशवाहा जो है वो काराकाट से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कोई और एक क्षत्रिय नेता थे, उनको भी टिकट दी गई। अब उपेंद्र कुशवाहा भी हारे, ये बताया गया मुझे। तो उस तरह का समीकरण बन गया था कि क्योंकि दोनों सीट क्षत्रिय बाहुल्य सीट थी, बहुमत वाली सीट थी, तो जो कुशवाहा समाज के लोग थे उन्होंने आरके सिंह की सीट में जो जितने वोट थे उनके, वो सब उनके खिलाफ डाले, और बताया जा रहा है कि शायद इसलिए वो हारे। और ये भी बताया जाता है कि शायद आरके सिंह को कहीं ये भी मलाल है कि क्या उनको जानबूझ के तो नहीं हराया गया था, क्योंकि वो अपने 2019 से 24 वाले जो मंत्री पद के कार्यकाल में उन्होंने शायद 22 में एक बार जो है, उस दौरान जब बिहार का उस समय इलेक्शन था, 22 में या हाँ 20 में जब इलेक्शन था बिहार का, तब भी उन्होंने उस समय टिकट के बंटवारों को लेकर, प्रदेश में टिकट के बंटवारों को लेकर उन्होंने जो है बड़ी एक टिप्पणी की थी, जो कड़ी थी और कड़वी भी थी। तो उस वहां से वो थोड़ा मुखर होना शुरू हुए थे। तो हो सकता है कि शायद वो, अब मोदी साहब और शाह साहब को ऐसे लोग तो चाहिए नहीं, तो वहां से शायद उनके प्रति उनका मोहभंग जो है शुरू हुआ होगा। तो कुल मिला के उनको कहीं ना कहीं ये मलाल है, ऐसा मुझे बताया गया है कि
उनको शायद पार्टी ने जानबूझ के हराया भी है, और वहां से फिर इनको जो है भारतीय जनता पार्टी में जो पूरे देश को दिखते हैं दुर्गुण, वो सब दुर्गुण उसके बाद शायद उनको 2024 में हुई उनकी हार के बाद उनको दिखाई देना शुरू हुए हैं। इसलिए मैंने इस बात का इस शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या भरम टूटा है या फिर ईगो हर्ट हुआ है, समझना पड़ेगा। अब जो आज उन्होंने, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 4 तारीख को, तो ये जो उन्होंने बड़ा एक आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का 62,000 करोड़ रुपए का, एक ट्वीट मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये ट्वीट आप देखिए, अजय झा का ट्वीट है ये। अजय झा लिखते हैं इस ट्वीट में कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पोलिंग से ठीक पहले अपनी ही पार्टी और एनडीए के खिलाफ लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप और कहा, अदानी पावर लिमिटेड को जमीन दिया गया है और जिस रेट पर बिहार के लोगों को पर यूनिट बिजली मिलेगी उसमें 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मतलब जो रेट फिक्स किया गया है, एक तो मुफ्त के दाम जो है वो जमीन दे दी गई है, लेकिन फिर जो बिजली का पर यूनिट रेट फिक्स किया गया है, उस रेट फिक्स करने में 62,000 करोड़ रुपीस का घोटाला हुआ है। इसमें बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल है। इसकी सीबीआई जांच हो, ये आर.के. सिंह कह रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये अजय झा ने लिखा है। चलिए ठीक है। अब उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एबीपी वालों ने इस पर ट्वीट किया था, वो ट्वीट हटा दिया गया, लेकिन एक जो रिपोर्ट उनकी थी वो अभी भी मौजूद है। तो मैं आपको इंटरव्यू आर.के. सिंह का जो एबीपी वालों ने लिया है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, तो इसको आप जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या लिमिटेड को जो है बिहार के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जो है वो ज़मीन दिया गया है, लेकिन कुछ आपके पास आवेदन आया है और आप तक ये जानकारी पहुंचाई गई है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या है पूरा मामला, वो जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा घपला है। वो अदानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 25 साल तक 6 रुपये 6.075 6 रुपये 7 पैसे या 6 रुपये 7.5 पैसे के हिसाब से पावर खरीदेगी बिहार सरकार। ये एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि अदानी को बहुत ही अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस पर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि स्टेट का और वहाँ के लोगों का घाटा होगा। कुल मिलाकर के 1,40,000 करोड़ का ये घपला है। किस तरह की जांच की मांग करते हैं भाई साहब? इतना बड़ा घपला है। अब किसी को 2,500 करोड़ पर ईयर ज़्यादा दे रहे हैं। कुल मिला के 25 साल में 62,000 करोड़ दे रहे हैं। ज़्यादा मतलब जानते हैं उसको जो रिटर्न ऑन कैपिटल है 15% है ही है, वो तो मिलेगा। उसके अलावे इतना दे रहे हैं। आइए इसका भुगतान कौन करेगा? पब्लिक करेगी। 1 रुपया 41 पैसे पर यूनिट ज़्यादा। ये बहुत बड़ा घपला है, 62,000 करोड़ का घपला है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये तो हमने खुद कैलकुलेशन किया है, सीबीआई कैलकुलेट कर ले, जांच कर ले। जो मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त है उन सब पर क्रिमिनल केस हो। अब वो सब जाए। फिर से गड़बड़ हो गई, अब माइक म्यूट रह गया। तो सिंह साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई करे और कैलकुलेशन करे। उन्होंने खुद जो आंकड़ा निकाला है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार था उनके पास। तो ये मुझे आप तक पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। हम चाहते थे 20 मिनट की वीडियो बने, लेकिन अब 30 मिनट होने को आए हैं, तो अब माफी चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई और जो विश्लेषण और आकलन हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं वो आपको सार्थक लगा होगा, उचित लगा होगा। और लगा हो तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए लिख के हमको जरूर से भेजिएगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और अपने साथियों से भी करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े इसलिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।